अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क जो सियासी मंज़रनामो त हर वक़्तु बहस हेठि ईंदो रहे थो, पर मुल्क जो इक़्तिसादी मंज़रनामो उन जा जेके इम्पैक्ट्स आहिनि महांगाई जी सूरत में, ॿी सूरत में, उहो त असांजे साम्हूं अचे थो पियो। पर हुन जा जेके मईशत सां लाॻापियल जेके बुनियादी जेके शयूं हुजनि थियूं या इंडिकेटर्स हुजनि था, उन्हनि जो जाइज़ो घटि ई वरितो वञे थो पियो। अॼोके इन प्रोग्राम में असां मुल्क जी इक़्तिसादी मंज़रनामे जो जाइज़ो वठण जी कोशिशि कंदासीं ऐं ताज़ो हिकिड़ियूं 4-5 ख़बरूं जेके आहिनि उहे असांजे आॾो गुज़रियूं आहिनि। हिकिड़ो त पाकिस्तान जे अंदरि रेमिटेंसिस जे बारे में रिपोर्ट आई त गुज़िरियल 7 महीननि खां वठी 8 महीननि खां वठी रेमिटेंसिस जेके आहिनि उहे $2 अरब डॉलर हर महीने खां वधीक रहिया आहिनि। ऐं ही 7 महीना पहिरियां जेके आहिनि इक़्तिसादी पंहिंजो हिन जेका माली साल जा, उनमें उहो रिज़ल्ट ईअं रहियो आहे, माना जुलाई खां जनवरी ताईं। IMF लोन जे हवाले सां 700 वधीक जेको आहे 700 बिलियन वधीक रुपयनि जा वधीक टैक्सिस लॻण जो जेको आहे इम्कान ठहियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु IMF पाकिस्तान जे अंदरि जेका सेल्स टैक्स जी शरह आहे उहा घटाइण जी बि ॻाल्हि कई आहे। उन सां गॾोगॾु जेको टीं ख़बर आहे उहा इहा आहे त पाकिस्तान गुज़िरियल ॿिनि जेका फस्ट 2 क्वार्टर्स जेके आहिनि माली साल जा, उनमें पाकिस्तान कर्ज़नि जी मामलनि में कर्ज़नि जी ॾेती लेती जे हवाले सां, माना कर्ज़ा ऐं उनजो इंट्रस्ट जे हवाले सां $7 अरब जेका आहे उहो ॾेई चुको आहे। ऐं इम्कान इहो आहे त हीउ जेको आहे साल जॾहिं माली साल पूरो थींदो त पाकिस्तान 14 खां $15 अरब इन मामले में इन मद में ॿाहिरि मोकिले चुको हूंदो। पाकिस्तान जी इम्पोर्ट्स में वाधारो अचे पियो तेज़ी सां, उनजा सबब छा आहिनि उन ते बि अॼोके प्रोग्राम में जाइज़ो वठंदासूं। ऐं पाकिस्तान जी एक्सपोर्ट्स जे बारे में हिकिड़ी सुठी ख़बर आई आहे त उहो उनमें वाधारो थिए पियो, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नामियार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर मोहम्मद अयूब महर साहब। जी डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं मुल्क का इक़्तिसादी मंजरनामा? रेमिटेंसेस के बारे में अच्छी खबर आई है, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे इम्पोर्ट्स ने भी पिकअप किया है और IMF के लोन के हवाले से कहा जा रहा है कि 700 अरब के टैक्सेस मजीद लग सकते हैं और डेट सर्विसिंग में हमने 7 बिलियन दे दिए हैं 2 क्वार्टर्स के अंदर। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिसमें आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे थे। किस तरह देखते हैं मुल्क का इक़्तिसादी मंजरमा? हम पॉजिटिव उस पे हैं कि अभी तक हम स्लो प्री उस पे हैं? नहीं, देखिए बेसिकली मसला ये है कि जो इंडिकेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बताए जाते हैं कैबिनेट की तरफ से, एक वो इंडिकेटर होते हैं, दूसरा ये होता है कि इंडिकेटर कोई इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनको हमें मिला के देखना चाहिए। अब इस टाइम प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ठीक है कि IMF के पास हम जो जा रहे हैं वो ऑनगोइंग प्रोग्राम है, कोई नए प्रोग्राम के लिए नहीं जा रहे। और IMF ने गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से हमें कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनमें रिलैक्सेशन दे दी थी कि अभी इनमें इम्प्लीमेंट नहीं करें, इनको डिले कर दें, लेकिन अब उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। और उनके इम्प्लीमेंट करने में जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को सब्सिडाइज किया है, कुछ सेक्टर को मराहत दी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काफ़ी टैक्स एग्जम्पशन दी गई हैं। फिर यूथ लोन स्कीम शुरू की गई है जिसमें वो मॉनेटरी पॉलिसी पे बेस नहीं कर रही बल्कि वो गवर्नमेंट से फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है कि जो यूथ लोन स्कीम शुरू की है, बैंक लोन देंगे लेकिन वो सब्सिडाइज होंगे और उन सब्सिडाइज का जो पेमेंट करनी होगी, जितनी सब्सिडी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए होगी, वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे करेगी। अब ये बज़ाहिर जो चीज़ें अच्छी हैं कि टैक्स एग्जम्पशन दी गई और सब्सिडीज दी जा रही हैं, अल्टीमेटली ये ट्रांसफ़र कहाँ होंगी? ये ट्रांसफ़र होंगी बजट डेफिसिट में। बजट डेफिसिट ऑलरेडी हमारा जो है वो 9% ऑफ GDP हो गया है, जो हाईएस्ट है, वो मजीद बढ़ जाएगा। उसके मजीद बढ़ने का मतलब यह है कि डेट जो हमारे जो स्टेट बैंक भी अलार्मिंग सिचुएशन बता चुके हैं, वो डेट और बढ़ जाएंगे और डेट बढ़ने की सूरत में और फिजिकल डेफिसिट बढ़ने की सूरत में फिर अल्टीमेटली उसका बर्डन तो पब्लिक पे आएगा ना, फिर पब्लिक पे ही बर्डन उसका ट्रांसफर करना होगा। तो वो कहाँ से ये फाइनेंस करेंगे? क्या ये नए अब टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने जा रहे हैं? क्योंकि अभी देखें ऑयल प्राइसेस में देखें कितना इजाफा हो चुका है, दूसरी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में जाके अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो 4-5 साल पहले जितना कम था उतना कम नहीं हुआ।
वो एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा मसला ये देखें, जब इन इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं इकोनॉमिक के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहलाते हैं, यानी वो प्योरली हम उसको टेक्निकल इंडिकेटर को बयान करने के बजाय अगर हम सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या इन्फ्लेशन रेट है या पॉवर्टी है, ये तो वो इंडिकेटर हैं जिससे आम आदमी को महसूस हो रहे होते हैं। जो हम जितनी बातें करते रहें कि ट्रेड हमारी इंप्रूव हो रही है, ट्रेड टू जीडीपी रेशो बढ़ रहा है और हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है बढ़ने के बाद, व्हाटएवर, सो हम जो कुछ भी कहें, अगर आम आदमी को जो इंडिकेटर महसूस हो रहे होते हैं अगर वो हिट नहीं होते, वो इम्प्रूव नहीं होते, तो फिर प्रॉब्लम इसका मतलब है रहती है। यहाँ मसला ये है कि अभी तक आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट के कोई फिगर नहीं आ रहा है कि वहाँ इम्प्रूवमेंट आई है, पॉवर्टी में कमी हुई है, या जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में भी अब मसला ये है कि जो इन्फ्लेशन सीपीआई का है वो बता रहे हैं, वो रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो 400 450 चीजों पे बना हुआ है वो तो कम हो रहा है क्योंकि बाइंग पावर कम हो गई है, उसमें थोड़ी सी रिडक्शन आई है। लेकिन जो एसपीआई है, यानी जो आम आदमी के इस्तेमाल की जो 10 चीजें हैं उनका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो अभी इंक्रीज हो रहा है और वो सीपीआई से ज्यादा है। वो आमतौर पे रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो एसपीआई जो है 10 प्राइस कमोडिटी बेसिक प्राइसेज जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेज से वो इम्प्रूव हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इन्फ्लेशन है, अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिस तरह कैलकुलेट करता है अर्बन और रूरल के अलग-अलग, तो खतरनाक बात यह है कि रूरल में इन्फ्लेशन ज्यादा है अर्बन से। ये बिल्कुल एक अजीब और गरीब फिनोमेना है कि इन्फ्लेशन तो अर्बन एरियाज में ज्यादा होता था, लेकिन इवन फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में ज्यादा है। ये एक अजीब और गरीब फिनोमेना जनरेट हुआ है। ये इसका मतलब है कोई या तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है या कोई पॉलिसी का फुकदान है कि जहां कमोडिटीज प्रोड्यूस होती हैं वहां कमोडिटीज ज्यादा महंगी हैं, या तो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अच्छे अर्निंग के लिए उन कमोडिटीज को हम दूसरे बड़े शहरों में ट्रांसफर करते हैं, तो प्राइस बढ़ने का, जहां प्रोड्यूस हो रही है वहां प्राइस बढ़ने का मतलब यह है कि उनकी शॉर्टेज की तरफ ये एक इंडिकेशन मिलती है। तो हमें सोशियो इकोनॉमिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बड़े हैं पाकिस्तान के, आएगी जब हम कहेंगे इंप्रूवमेंट आ रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बड़े हैं पाकिस्तान के, इस खबर को आप किस तरह देखते हैं? जी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन इसमें इसके बढ़ने की रीजन ये है, जो टोटल हमारे पास जो टोटल फिगर आ रहे हैं होता ये है कि टेक्सटाइल में बेसिकली दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं। एक जो होती हैं जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, जो यार्न और ग्रे फैब्रिक है। दूसरी जो है वो फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट्स होती है जिसमें गारमेंट्स वगैरह होते हैं। जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली एक्सपोर्ट हम करते थे बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज को, वो इसकी फिनिश गुड्स बनाते थे। कोविड के वक्त ये हुआ है कि ये इंटरमीडिएट जो हमारी प्रोडक्ट थी इनकी एक्सपोर्ट रुक गई थी। जाहिर है कि जब बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज इनसे मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रही तो उन्होंने पाकिस्तान से ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मंगवानी बंद कर दी थी। जब उन्होंने बंद कर दी थी, वहां प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो फिर वो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फिर हम अपनी ही मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में यूज करके उसकी फिनिश गुड्स बनाने शुरू कर दी। अब फिनिश प्रोडक्ट्स क्योंकि बांग्लादेश वगैरह से नहीं जा रही, इंडोनेशिया मलेशिया से नहीं जा रही, तो वो हमारे यहाँ से अब जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर जा रही हैं। तो इस तरह से जो डॉलर टर्म में हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की वो यकीनन बढ़ गई है, अच्छा फेनोमेना है। लेकिन उसके सिर्फ इंडिकेटर और उसके क्वांटिटेटिव टर्म में बात के बजाय वो पॉलिसी को हमें देखना चाहिए कि क्यों बढ़ गई हैं। बढ़ इसलिए गई हैं कि पहले हमारी जो ये पॉलिसी थी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की, अब वो हम डोमेस्टिकली उसको यूज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या आइंदा भी करेंगे, या आइंदा जब बांग्लादेश वगैरह और दूसरी कंट्रीज हमसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे तो हम उनको दोबारा से बेचना शुरू कर देंगे और अपनी एक्सपोर्ट कम कर देंगे। ये पॉलिसी तो अभी तक कोई नहीं है। ये प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, वठूं था वक़्फ़ो, वापस प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते गुफ्तगू हलंदड़ आहे। अच्छा, एफडीआई का क्या समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर? एफडीआई में देखें, एफडीआई की सूरत हाल तो बहुत ही खतरनाक हद तक खराब है। मैं आपके प्रोग्राम में भी एक दफा ये बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि एफडीआई में एक वो वक्त था जब हम $7 बिलियन की एफडीआई पाकिस्तान में आ रही थी, $7 बिलियन की। अब बिलियन में बात नहीं हो रही, अब हम मिलियंस में आ गए हैं।
कहाँ 7 बिलियन और आप 1 मिलियन से भी कम हो गए। एफडीआई की सूरत हाल यकीनी तौर पर खराब है, और एफडीआई की अगर सूरत हाल खराब होगी तो इसका मतलब ये है कि असल इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही ना, क्योंकि एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट आती है वो मुल्क में आके इंस्टॉलेशन होती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, नए अदारे उससे बनते हैं, नए लोगों को रोजगार मिलता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई है, हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये जो हमने सुना था कि सीपेक एक गेम चेंजर है और उसका फर्स्ट फेज हम पूरा कर चुके हैं, कह रहे हैं कि तेजी से दूसरे फेज में हम जा चुके हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट गेम चेंजर, वो चेंज क्यों नहीं नजर आ रही सोसाइटी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर? देखिए, शुरू से हम ये इंडिकेशन देते रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालत की, सीपेक में गेम चेंजर उस सूरत में हम इसको कहते हैं पाकिस्तान के लिए, एक एक गेम चेंजर खित्ते के लिए, एक एक गेम चेंजर पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर, बहुत बड़ा गेम चेंजर ये हो सकता है अगर पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इन्वेस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। अभी तक पाकिस्तानियों की इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 8 जोन, जिसमें से जो 9th जोन है गवादर, वो तो प्योरली चाइना स्पेसिफिक है, बाकी 8 जो है उसमें पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो जोन्स हैं उनमें अब तक कितने पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है और कौन कौन सी इंडस्ट्री वहाँ इंस्टॉल हो रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, वो अभी तक पाकिस्तान का कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई ट्रेड बॉडी जो है वो उसको ओन ही नहीं कर रही। ये बड़ा खतरनाक इसका एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो एक उस केक में से कितना हिस्सा पाकिस्तान का आएगा ये डिपेंड करता है पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट कितनी है। पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत नहीं है, उससे आगे की बात है हम क्या फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्ट कर सके। हमने तो अभी जो स्टेट बैंक ने रेगुलेशन बनाए हैं, अभी पिछले हफ्ते जो नए रेगुलेशन आए हैं उसमें तो हमने बात की है, बहुत हमने रिलैक्स किया है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर अगर चाहें तो वो दुनिया में कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे ले जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटीज में इन्वेस्ट करें या डेट में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तानी बाहर जाके इन्वेस्ट करें वो तो हमने अभी पिछले हफ्ते ही इनकरेज किया है, उनको लॉ हमने चेंज किया है। इस वक्त जरूरत तो यह है कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाई जाए, सीपेक जैसे मनसूबों में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? जी मैं वही कह रहा हूँ, ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और दूसरी जो पॉलिसी मेयर जब तक नहीं लिए जाएंगे वो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसी से कम होगी, तभी पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करने में कामयाब नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो जाहिर है इन्वेस्टर तो सोच रहा था कि बाहर जाने का, अब हमने उनको फैसिलिटेट भी कर दिया है रेगुलेशन में चेंजेस करके, तो वो तो फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो नहीं, एक एफडीआई का ना आना और लोकल इन्वेस्टमेंट का बाहर चले जाना, ये दो चीजें जब साइमल्टेनियसली होंगी तो आने वाले वक्त में ये इकोनॉमी के लिए यकीनी तौर पे फिर अच्छे इंडिकेटर्स तो नहीं होंगे। ये कर्जों का बोझ 7 अरब हम दे चुके हैं, आपके ख्याल में आने वाले वक्त में कितना बड़ा हमारे लिए चैलेंज है? देखिए, लोन तो जिस तेजी से बढ़ा है ना, जिस तेजी से लोन बढ़ा है, और अभी जो हमारी पॉलिसीज हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि सब्सिडीज दी जा रही हैं बहुत सारे सेक्टर में इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन। दूसरा हम स्टेपन भी पे करते रहे हैं। तीसरा ये कि टैक्स एग्जम्पशन हमने बहुत सारे दिए हैं, तो उसमें जाहिर है कि डेट फाइनेंसिंग जब बढ़ जाएगी, डेट फाइनेंसिंग का बर्डन अनयूजुअली ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान पे, और जिस तेजी से ग्रो किया है इसने, उसकी फिर पेमेंट की पे जब बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब उसकी पेमेंट की बात होती है तो हम कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। टैक्स कलेक्शन की एक लिमिट होती है, वो जीडीपी रेशो क्या होनी चाहिए आइडियल, उसको क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। दूसरी उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये होती है जब उसको क्रॉस करें तो टैक्स बजाय आसान समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, जीएसटी वगैरह बढ़ा दें, और इंडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन तो हो जाती है। लेकिन आईएमएफ ने तो कहा है कि जीएसटी कम करें। जी, आईएमएफ तो कहता है कि जीएसटी कम करें। आईएमएफ भी कहता है, खुद पीटीआई गवर्नमेंट का इलेक्शन से पहले का जो 10 पॉइंट एजेंडा दिया गया था उसमें असद उमर साहब ने भी यही कहा था कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे,
और डायरेक्ट टैक्सेस जिस तरह दुनिया में, पूरी दुनिया में डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होते हैं, तो हम डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे। इन्होंने खुद भी यही कहा था, लेकिन जो सामने जो चीज आ रही है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बढ़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी डायरेक्ट टैक्सेस किस तरह से बढ़ाएंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही से कलेक्शन करेंगे। जीएसटी अभी भी इन्होंने ऑयल पे बढ़ाया था, और मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो फिर देख लें इन्फ्लेशन क्या कहाँ पहुंचेगा और लेवल ऑफ पॉवर्टी कितना कहाँ पहुंचेगा। मजमूई तौर पर इकोनॉमी का पहिया पॉजिटिवली घूम रहा है, या आप समझते हैं कि रिवर्स हो रहा है? नहीं, पहिया उसका घूमने सेंस में शुरू हुआ है कि जो अब हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल बाहर में एक्सपोर्ट हुआ, डोमेस्टिकली यूटिलाइज हुआ, तो यकीनी तौर पर जब दूसरे मुल्कों से एक्सपोर्ट बंद है टेक्सटाइल की, तो पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ है उसका, और वो एक इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट का जो क्वांटम है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो इतना छोटा है कि इतनी सी इम्प्रूवमेंट से कोई बड़ी चेंज नहीं ला सकते आप। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जो नाम मेरा इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर अयूब मेहर साहब सां गॾु आहे। मुल्क जो इक़्तिसादी मंज़रनामो उनजा अहम नुक़्ता जेके आहिनि उन ते गुफ़्तगू थी। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, वठूं था वक़्फ़ो, वापसि प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु रहियो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते गुफ़्तगू हलंदड़ आहे, ऐं हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामयारा सनतकार ऐं इक़्तिसादी माहिर जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। बेग साहब, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बढ़े हैं, ये दो खबरें आई हैं, अच्छी खबरें हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको बहैसियत इक़्तिसादी माहिर के? ये दोनों बड़ी मुस्बत चीजें हैं, बहुत अरसे के बाद हुई हैं और खुशाइन बात है। रेमिटेंसेस मुसलसल $2 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं, और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस साल का हमारा जो टारगेट है वो $25 बिलियन क्रॉस कर जाएगा ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस इंक्रीज करने की एक तो वजह FATF के रूल है, जिसमें अब हुंडा और हवाली के जरिए पैसे की तफसील तकरीबन नामुमकिन हो गई या बहुत मुश्किल हो गई। लिहाजा लोग पाबंद हैं कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू रिमिट करें। दूसरी चीज, बैंकों ने भी अपना सिस्टम इम्प्रूव किया है, चार्जेस खत्म कर दिए हैं, और डिजिटलाइजेशन की वजह से, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट की वजह से सेम डे पेमेंट भी हो जाती हैं। तो इन सब चीजों की वजह से रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट में हमारी भी टेक्सटाइल में भी 8% इजाफा हुआ है, और ओवरऑल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पिछले 3 महीने में ये भी $2 बिलियन से क्रॉस कर रही है। उसकी एक वजह तो यह है कि हमें कुछ इंडिया वगैरह के ऑर्डर मिले हैं जो वहां कोरोना की वजह से बायर प्लेस नहीं कर रहे, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की चीज जो है वो काबिल कंट्रोल है, लिहाजा ऑर्डर हमें शिफ्ट हुए हैं। उसके अलावा हुकूमत ने बिजली और गैस के टैरिफ में भी जो कमी करी है एक्सपोर्टर्स के लिए, बिलखुसूस टेक्सटाइल के, और APR में रिफॉर्म्स आई हैं जिसमें सेल टैक्स के रिफंड तकरीबन $150 बिलियन के किए गए हैं छोटे एक्सपोर्टर्स को। तो ये सब चीजों ने मिलके एक मुस्बत इम्पैक्ट क्रिएट करा है, और यही वजह है कि करंट अकाउंट खसारा जो 19 बिलियन तक पहुंच गया था वो अब प्लस में आ गया खसारे के बजाय। इसके मायने आप यूं समझ लें कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के जखायर हैं जो $20 बिलियन पहुंच गए हैं, जिसमें 13 बिलियन स्टेट बैंक के हैं, 7 बिलियन बैंकों के डिपॉजिट्स हैं। ये आप कम से कम डाइल्यूट नहीं होंगे कि खसारा पूरा करने के लिए जखायर से पैसे दिए जाते थे, और लेकिन पिकअप हुआ है, हमारे इंपोर्ट्स के अंदर भी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ये खबर भी आई है। तो आपको नहीं लगता कि मैं आपको समझाता हूँ, इंपोर्ट पे भी मैं आ रहा था। जी सर। इंपोर्ट इसलिए बढ़ी है कि इंपोर्ट कम करने के लिए हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटियां लगा दी थी, किसी पे 30%, किसी पे 20%, किसी पे 15%। उसमें गलती से रॉ मटेरियल के ऊपर भी कस्टम ड्यूटियां इजाफी लगाई गई थी, जिससे रॉ मटेरियल और दूसरी चीजों की इंपोर्ट बहुत कम हो गई थी। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट करते हैं वैल्यू एडिशन कर, लिहाजा अब उन्होंने ड्यूटियां दोबारा हटा दी हैं,
और ड्यूटी हटाने के बाद रॉ मटेरियल, डाइस, केमिकल, ये सब चीजें उनकी इंपोर्ट दोबारा शुरू हुई है, तो उससे इंपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ है। फिर प्लांट एंड मशीनरी भी हुकूमत ने जो कंसेशनरी टैरिफ दिया है, मार्कअप दिया है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी जो है बहुत बड़ी मकदार में इंपोर्ट की गई, जो आने वाले वक्त में हमारी टेक्सटाइल की सनत को बिलखुसूस एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से जो पहला गलत फैसले आपके थे रुपये को डिवैल्यू करना, पहला गलत फैसले थे मार्कअप को बढ़ा के 13% तक कर देना, तो बैंकों के मार्कअप 15-16% हो गए, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई थी। अब ये रिवर्स हुआ है, मार्कअप कम करके 7% पे ले आए हैं, और डॉलर भी अब देखें ऐसे काम हो रहा है, रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 158 रुपए के करीब पहुंच गई है, जो 168 रुपए होती थी। तो ये सब चीजें हैं जो मिलके एक इम्पैक्ट पैदा किया, जो आज आप हमसे डिस्कस कर रहे हैं। रेमिटेंसेस दो मुल्कों यानी सऊदी अरबिया और यूएई से टोटल रेमिटेंसेस का आधा जो है वो इन दो ममालिक से आ रहा है। आपके ख्याल में ये अच्छी चीज है या इसका नुकसान हमें किसी वक्त भी हो सकता है? देखिए, हमें रेमिटेंसेस का बेस बढ़ाना चाहिए ताकि हम किसी एक मुल्क पे या दो मुल्क पे रिलाई नहीं करें, डिपेंड नहीं करें। लेकिन ज्यादातर हमारे मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो इन दो ममालिक में हैं, सऊदी अरब में और यूएई में। लिहाजा ये बात अब से नहीं, अगर आप इसका ट्रैक निकाल के देखें तो रेमिटेंसेस की जो टॉप रिमिटिंग कंट्री थी वो शुरू से यूएई और सऊदी अरेबिया रहती थी और अब भी वही है, और उसमें मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन जो देख रहे हैं कि इजराइल अब यूएई के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, मोदी साहब के दौरे हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो सूरत हाल है आने वाले वक्त में हमारे लिए कोई अच्छी खबर वहां से नहीं आएगी? देखिए, इजराइल जो यूएई में गया है, यूएई ने जो इजराइल को एक्सेप्ट किया है उसमें कम से कम आपको ये चीज इसको इस अंदाज में देखें कि यूएई में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे थे, रियल एस्टेट की कीमतें गिर रही थी, तो उन्होंने इजराइल को इनकरेज करने के लिए इन्वेस्टर्स जो हैं यहूदी इन्वेस्टर्स, वो उन्होंने बहुत सारे नए कवानीन लाए हैं जिसमें सिटीजनशिप भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें वो उनको बगैर लोकल पार्टनर के तिजारत के लिए भी इजाजत दे रहे हैं ट्रेड लाइसेंस में। तो ये सब चीजें उस हिस्से की हैं कि यूएई की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो दुबई की बहुत प्रेशर में थी, और कोविड के बाद तो मार्च वगैरह बंद होने के बाद टूरिज्म जो उनकी मेन इनकम है वो तकरीबन खत्म हो गई थी, होटल खाली हो गए थे और मॉल्स खाली हो गए थे, और इन सब चीजों से एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। आपके ख्याल में हम जो आईएमएफ के पास गए हैं इस वक्त, और आईएमएफ ने अभी जो कहा जा रहा है कि 700 अरब डॉलर के मजीद टैक्सेस सजेस्ट किए गए हैं, क्या होगा उसका इम्पैक्ट? पहले ऑयल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो अब ये मजीद टैक्सेस लगेंगे, तो किस तरह आम आदमी सह पाएगा ये सूरत हाल? देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम जो सस्पेंड हो गया था उसको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया है, और आईएमएफ ने ज्यादातर चीजों पे इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन आईएमएफ ने कहा कि कारपोरेट सेक्टर को जो एग्जेम्पशन दी है आपने 150-200 बिलियन रुपीस की, वो विड्रॉ करें। बाकी जहां तक तेल और पेट्रोलियम मसनूआत का है वो तो इंटरनेशनल मार्केट की जो कीमतें उसके हिसाब से बयाज साहब चलती हैं, बढ़ती हैं तो यहाँ बढ़ाई जाती हैं, कम होती हैं तो कम की जाती हैं। तो आपके ख्याल में जो हुकूमत ने फैसले किए हैं ऑयल प्राइसेस के हवाले से, वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड हैं या अपना कुछ डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए किए गए हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल आखिर में जुमला जोड़ा है। ये कीमतें तो जो कम हुई थी तो इन्होंने इतनी कीमतें नहीं कम की, बल्कि सेल टैक्स का जो रेट था अगर 17% था तो उसको बढ़ा के 25 कर दिया था, अगर 25 था तो बढ़ा के 28% कर दिया था, ताकि रेवेन्यू इनको इजाफी मिल सके। और कीमतें कम करने का फिर इतना असर एक आम सार्फिन पे, एक कंज्यूमर पे
नहीं उसको हासिल हुआ जितना कीमतें कम हुई थी, और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सेल टैक्स की रेट बढ़ा दिए थे। 7 अरब डॉलर 2 क्वार्टर्स में कर्जों की मद में दे चुके हैं, ये रिपोर्ट हुआ है आज। आपके ख्याल में कर्जों का जो मामला है, खास तौर पर बैरूनी कर्जे, वो हमारी मईशत को किस तरह उस पे इम्पेक्ट डाल रहे हैं? देखिए, ओवरऑल कर्जे बढ़े हैं। 115 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे हो गए हैं, जो पहले 98 थे, फिर 100 हुए, फिर 104 हुए, 110 हुए, अब 115 रुपए हो गए हैं। हर एक पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। अब ये कर्जे जब आप पहले अदा करते हैं तो बदकिस्मती से नए कर्जे लेके पुराने कर्जे अदा हो रहे हैं, और हमारी अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं है इतनी कि हम कर्जों की अदायगी अपने रिसोर्सेज से कर सके, और यही वजह है कि कर्जे इतने अदा करने के बाद भी मजमूई तौर पे आपके कर्जे बढ़े हैं। आप तो कह रहे हैं कि मशीनरी तो आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो इतना पिकअप नहीं कर रहा जो हमारे आप बता रहे हैं कि इंपोर्ट्स में मशीनरी की बड़ी तादाद आ रही है। नहीं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, इन सब की शोबों की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हुआ है, इनकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है। तकरीबन सीमेंट मैन्युफैक्चरर हर कंपनी जो एक्सपेंशन में जा रही है। एफडीआई की सूरत हाल को किस तरह देखते हैं इस वक्त? एफडीआई हमारे यहाँ नहीं आ पाया है। एफडीआई का जो जरिया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का, उसमें हम ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। सीपैक में जो कुछ आना था वो सीपैक के अंदर आया है, तो हमें दुनिया का माहौल भी देखना है। दुनिया भी इंटरेस्टेड नहीं है नई सरमाकारियों के लिए। कोविड की जो परेशानियां उसमें ही सब लोग मुब्तला है, और उसी को हल करने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये जो अपना सोशल इंडिकेटर्स हैं, इसने पाकिस्तान के आम आदमी पे बहुत मनफी असर डाला है। आपके ख्याल में हुकूमत इन चीजों को एड्रेस क्यों नहीं कर पा रही? क्या करना चाहिए? जॉब क्रिएशन हमारे यहाँ इतनी नहीं हो सकी है, नई मुलाजमतों के मौके महदूद हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अब इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एमनेस्टी दी है और जो पैकेज दिया है, उससे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इंशाअल्लाह मुल्क में नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे इस सेक्टर के बूम होने से। और बाकी भी जो सनती बहाली आ रही है, तो उसमें भी इरादा है कि नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी एक और महंगाई एक सीरियस इशू है इस गवर्नमेंट का, जो उनको बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे सामना करना पड़ रहा है। बेग साहब, एक आखिरी सवाल। बताया गया था कि सीपैक गेम चेंजर है, पाकिस्तान की जो है वो किस्मत बदल जाएगी। फेज 1 पूरा हो गया है और दूसरे फेज में कहा जा रहा है कि हम तेजी से दाखिल हो चुके हैं। वो गेम चेंज कहीं किसी कोने खुदरे में कहीं भी नजर नहीं आ रही कि गेम चेंज हुई हो। देखिए, अगर हकीकतन आप पूछे तो ये बात सही है कि इस बार इस हुकूमत में पीटीआई की जो सीपैक के मंसूबे हैं उसमें कुछ सुस्ती आई है, बढ़ने के बजाय, तेजी आने के बजाय। तो ये चीज कहीं आवाज इस पर उठाई भी गई है, कहीं इस पर आवाज नहीं उठाई गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सीपैक के मंसूबे जो हैं वो सुस्त रवि के शिकार हुए हैं, और उनमें वो तेजी नहीं है जो पिछली हुकूमत में सीपैक के मंसूबों में थी। लेकिन जो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं उनका वादा करा है इन्होंने कि सीपैक के मंसूबों को दोबारा उसी रफ्तार से इंशाल्लाह पूरा करेंगे। लेकिन जो मंसूबे हो रहे हैं या जिन पे काम हो रहा है या जो मुकम्मल हो चुके हैं, जैसे साहिवाल का प्रोजेक्ट हो गया है, विंड के काफ़ी प्रोजेक्ट हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी प्रोजेक्ट हो गए हैं, उसका मईशत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, एक चीज तो आप और मैं एग्री करेंगे कि पावर जनरेशन में 10,000 मेगावाट की नई बिजली पैदा हुई है, और जो डिमांड सप्लाई का गैप था वो खत्म हो गया है, और लोड शेडिंग
मुल्क में तकरीबन खत्म हो गई है। लेकिन आगे के इसके जो हिस्से होते हैं, उस बिजली की तरसीद की जाए मौसर तरीके से, जिसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ग्रिड आता है, वहां पे हमें मायूसी हुई है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं किए गए, और जिसकी वजह से इजाफी बिजली तो बन गई है, लेकिन वो बिजली की तरसील जो है आगे वो नहीं। बेग साहब, आपको याद होगा कि हम बड़े अरसे तक एनर्जी मिक्स पे बात करते रहे कि एनर्जी मिक्स में तब्दीली आएगी तो बिजली सस्ती होगी। हमने कोयले के जराए भी अब इंडक्ट कर लिए, हमने विंड के जराए भी इंडक्ट कर लिए, लेकिन बिजली सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, बिजली की महंगाई की सिर्फ एक वजह है, दो वजह नहीं है, ढाई वजह नहीं है, 1.5 वजह नहीं है, और वो वजह है सर्कुलर डेट। आपके सर्कुलर डेट जो है वो इतने तेजी से बढ़े हैं, और ये वो ड्यूज है हुकूमत को, IPPs को देने हैं, फ्यूल सप्लाइंग कंपनी को देने हैं, और वो नहीं दे पा रहा है, वो जमा होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वो जमा होते होते अब 2400 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। ये जब भी सर्कुलर डेट को पेमेंट करना होता है तो नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफा कर देता है, और वो एक सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसका कोई रिजॉल्व नहीं है। ये सर्कुलर डेट का मामला नवाज शरीफ की हुकूमत में, जरदारी की हुकूमत में, मुशर्रफ की हुकूमत में, अब इमरान की हुकूमत में, किसी हुकूमत इसको, कोई हुकूमत इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकती। जी, सर्कुलर डेट बोतल का जिन है, बाहर आ गया है, अब वो अंदर नहीं जा रहा है। पहले 1000 अरब थे, फिर 1500 हुए, फिर 2000 हुए, अब 2500 अरब रुपए की तरफ सर्कुलर डेट जा रहे हैं। और ये एक चीज है, और दूसरी पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारे जो नुकसान में चल रहे हैं, जिसमें PIA, स्टील मिल, वापडा और रेलवे है, इनकी निचकारी नहीं की गई, तो हर साल 1000 अरब रुपए गुड मनी फॉर बैड मनी जा रही है इन इदारों को चलाने के लिए, जिनकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है स्टील मिल के। तो ये दो चीजें बहुत बड़े मसले हैं, और ये देखिए ये हुकूमत किस तरह से हैंडल करती है। एक तो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमती नुकसान में चलने वाले इदारे, और दूसरा सर्कुलर डेट। ये दो चीजें मैं समझता हूँ इस हुकूमत के बहुत बड़े चैलेंजेस। लेकिन कप्तान साहब की एक अपना तकरीर का टुकड़ा चल रहा है पूरी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कह रहे थे कि स्टील मिल को हम अच्छी मैनेजमेंट से बेहतर बनाएंगे। अब वो तो ख्वाब मेरे ख्याल में उड़ गए हवा में। नहीं, देखिए, स्टील मिल को अब ये लीज पे देने की बात कर रहे हैं किसी निजी कंपनी को, और क्योंकि निचकारी इस हालत में नहीं हो सकती, उसका प्लांट मशीनरी चलाने के लिए बहुत पैसे सरकारी की जरूरत है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दरकार है इसको दोबारा चलाने के लिए। जिस तरह से उसको बंद किया गया है, वो बहुत ही धौंधेपने से स्टील मिल को बंद किया है, और अब दोबारा चलाना इतना आसान नहीं है अनलेस न्यू इन्वेस्टमेंट इज मेड। बड़ी मेहरबानी मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मिर्जा इख्तियार बेग साहब मुल्क जा नामियारा सनतकार ऐं इक़्तिसादी माहिर सां गॾु आहे। मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते अॼोके प्रोग्राम में कोशिशि कईसूं उनजा जेके मुख़्तलिफ़ इंडिकेटर्स आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ ख़बरूं आहिनि, के बेहतर ख़बरूं आहिनि, के मनफ़ी ख़बरूं आहिनि, के मस्बत ख़बरूं आहिनि, उन्हनि सभिनी जो जाइज़ो वरितोसीं हिन प्रोग्राम में। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशिद खां इजाज़त सदाईं गॾु।